everyone. Namaskar dosto. Welcome to Geo Harvest, the mining knowledge hub. Hope you like the first video of Mineswept 1952. Let's start today the second videos. So before starting the second video, let's take a quick summary of lecture 1. Section 1 मैंने सेक्शन 1 में आपको बोला था शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. माइंस एक्ट कब एनेक्टेड हुआ था? 15 मार्च 1952. एंड कब एनफोर्समेंट हुआ था? 1 जुलाई 1952. उसके बाद कब हुआ था? सेक्शन 2 में कम सब कुछ डेफिनेशन बताया था. डेफिनेशन लाइक ओनर का डेफिनेशन क्या है, एजेंट का डेफिनेशन क्या है, अडल्ट का डेफिनेशन क्या है, माइनिंग का डेफिनेशन क्या है, माइन का डेफिनेशन क्या है, और माइनिंग ऑपरेशन किसको बोलते हैं. उसके बाद रिपोर्टेबल इंजरी क्या है और सीरियस बॉडीली इंजरी क्या है. ये बहुत सारा डेफिनेशन आपको बोला था. और उसके बाद सेक्शन 3 में क्या बोला था? एक्ट नॉट अप्लाइड इन सर्टन केसेस. कौन सा जगह में अप्लाइड है, कौन सा जगह में अप्लाइड नहीं है ये ने. और कौन सा जगह में जैसे मैक्सिमम 20% रहेगा और मेटल में 6 मीटर से ज़्यादा डीप जाएगा और कोल में 15 मीटर से ज़्यादा डीप जाएगा तो उसमें माइंस एक्ट अप्लाइड है. तो ये सब बोला था. उसके बाद सेक्शन 4 में रेफरेंस टू द टाइम ऑफ द डे, कैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कैसे जीएमटी, वो सब आपको बोला था पहला वीडियो में. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर. सो सेकंड लेक्चर आज पढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन्स. जैसे मैं बोला था माइंस एक्ट को हर एक नंबर को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन. जैसे सेक्शन 1 to 4 इज फर्स्ट चैप्टर, सेक्शन 5 to 11 इज सेकंड चैप्टर एंड फॉलोइंग. सो सेक्शन 5 चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद फंक्शंस देखेंगे उन लोग का. उसके बाद पावर देखेंगे इन लोग का, उनका पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर देखेंगे. उसके बाद क्या है, फैसिलिटी क्या क्या देना है जब हमको विजिट करेंगे तो क्या क्या फैसिलिटी देना है. उसके बाद सेक्शन 10 में देखना है सीक्रेसी इन्फॉर्मेशन को क्या सीक्रेसी करना है, सीक्रेसी देखेंगे. उसके बाद सेक्शन 11 में देखेंगे सर्टिफाइंग सर्जन. सो दिस section 5 to 11 is chapter 2 is all about inspectors and certified surgeons. ओके, ये याद रख लेना. हर सेक्शन माइनिंग का हर सेक्शन आपको जैसे माइंस एक्ट का याद रहना चाहिए. वो याद रहेगा तो उसी का नीचे में क्या क्या हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या क्या हम लोग समझ रहे हैं, वो आपको मदद पड़ जाएगा. जैसे सेक्शन 5 पे हम चीफ इंस्पेक्टर क्या करने वाला है अभी देखिए. तो सेक्शन 5 चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर. तो पहला पढ़िए, सबसेक्शन पढ़िए. द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट सच ए पर्सन एज ए possess the prescribed qualification to be the chief inspector of mines of all territories to which this under this act extends, or such person as possesses the prescribed qualification to be the inspector of mines subordinate of chief inspector. ये जो चीफ इंस्पेक्टर मैंने क्या बोला था उस दिन, डीजी जो रहते हैं वो चीफ इंस्पेक्टर है. ओके, उनके नीचे जो रहेंगे वो इंस्पेक्टर है. ओके, तो ये कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में आपको देगा क्या, डीजी चीफ इंस्पेक्टर का जरूरत है कि इंस्पेक्टर का जरूरत है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा. ऑफिशियल गैजेट, ये जो ऑफिशियल गैजेट होता है ना वो ये. ओके, उसके बाद इंस्पेक्टर का भी निकलता है आजकल, यूपीएससी साइट में निकलता है. लेकिन आपको क्या ऑफिशियल गैजेट में भारत राजपत्र लेंगे उसमें आपको मिल जाएगा. नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू बी द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हैविंग बीन अपॉइंटेड शैल कंटिन्यू होल्ड सच ऑफिस who is becomely directly or indirectly interest in any mine or mining rights in India. किसी का भी क्या माइन रहेगा या माइनिंग राइट रहेगा वो हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं. नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू द चीफ इंस्पेक्टर और हैविंग बीन अपॉइंटेड सच उसका वो होल्ड करके नहीं से रख सकता है ऑफिस. हु इज बिकमली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द माइन और माइनिंग राइट्स. सपोज कोई माइनिंग मिनिस्टर होगा, वो बोलेगा मैं चीफ इंस्पेक्टर हूँ, वो ऐसे नहीं हो सकता है. वो क्या है ना, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसको. ओके, चीफ इंस्पेक्टर के लिए वही प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए. फिर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज द पावर ऑफ परफॉर्म ड्यूटी एज एन इंस्पेक्टर. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रहते हैं आईएएस लोग, सब्जेक्ट टू वो क्या बन सकते हैं, परफॉर्म ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर का ड्यूटी कर सकते हैं. चीफ इंस्पेक्टर का लिखा नहीं. मजिस्ट्रेट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइडेड नथिंग सब्सिक्वेंट, वो इंस्पेक्टर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर
कॉन्फर्ड बाय द सेक्शन 22 22A 61। बाप रे, सेक्शन 22 ये याद रख लेना भाई। जितना आपको टोटल पढ़ेंगे ना, जब सेक्शन 22 में जाएंगे, वो 22 का आपको आधा घंटा क्या 1 घंटा का क्लास चला जाएगा। 22 और 22 यही समझ जाएगा तो माइंस एक्ट में कुछ समझ गए बहुत सारा। सेक्शन 22 का जो लगता है ना, तो पहले ओनर, एजेंट और मैनेजर सबको लगता है। ओके, सेक्शन 22 और 22A और 61 with the may exercise power conferred by the magistrate to exercise. Okay, the chief inspector and all inspectors shall be deemed to be public servant with the meaning of Indian Penal Code. इंडियन पेनल कोड जो 1860 में है, तो उसका को है चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जो भी होगा वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट के लिए काम करेगा। सो मैंने बोला था हर स्लाइड में आपको जैसे डू यू नो वाला एक तो छोटा वाला कार्टून देखे उसको एक तो छोटा क्विज दूंगा। ओके वेट, वो भी लिख दिया। ओके, फॉर administering the provision of the Indian Mines Act 1901, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम जो गवर्नमेंट इंडिया था उस टाइम क्या था, ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन 7 जनवरी 1900 हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता में था। तभी जब भी पहला माइंस एक्ट स्टार्ट हुआ था उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता में था। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन, पहला था ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। ओके, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज चेंज टू द डिपार्टमेंट ऑफ माइंस इन 1904। 1904 में उसका नाम क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस। इट्स हेडक्वार्टर इज सेट टू धानबाद। 1908 में उसका धानबाद में शिफ्ट हो गया था। ऑन 1160 तभी से वो धानबाद में शिफ्ट हो गया 1160 में, जनवरी 1960 में। ओके, द organization was renamed as Office of Chief Inspector of Mines since 1/5/1967. The office has been redesignated as Director General Mines Safety. So पहले क्या था, ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन, ये गिर सकता है, देख लो, थोड़ा याद रख लो। एक जो माइनिंग पीपुल हो तो मतलब पहले क्या होना चाहिए, पहले था ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। ओके, 1901। तो उसके बाद क्या है, 7th जब हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ, हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, तो उसके बाद क्या है ना, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज टू डिपार्टमेंट ऑफ माइंस 1904 को तक उसका डिपार्टमेंट ऑफ माइंस हुआ। ओके, इट्स हेडक्वार्टर शिफ्टेड टू धानबाद 1908। ये थोड़ा ब्रीफ इंस्ट्रक्शन अबाउट डीजीएमएस। ओके, तो धीरे धीरे डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी का कैसे डेजिग्नेटेड उनका ऑफिस हुआ इन शॉर्ट। ओके, तो अभी किधर है उसका हेडक्वार्टर, अभी हेडक्वार्टर है किधर, अभी हेडक्वार्टर किधर है, धानबाद में है, धानबाद झारखंड। अभी याद करना, जो हम लोग वेरिफिकेशन वगैरह सब करने के लिए धानबाद जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आई स्टार्ट, नेक्स्ट साइड है, नेक्स्ट स्लाइड आपको, सॉरी ये थोड़ा क्या इंटरफेस आने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर में विथ द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन और condition he may fit to impose by order in writing authorize any inspector or named any class of inspector specified in the order such of the power of the chief inspector under this act। ये क्या कहता है कि फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर कौन देगा, चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, सजेस्ट करेगा कि अप्रूवल ऑफ सेंट्रल विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सच रिस्ट्रिक्शन टू कंडीशन ही में थिंक फिट टू इम्पोज, उसको जो ठीक लगेगा वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। किसको, बाय ऑर्डर राइटिंग ऑथराइज एज एनी चीफ इंस्पेक्टर टू नेम्ड और एनी क्लास इंस्पेक्टर ऑर्डर टू पावर द चीफ इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट। मतलब एक इंस्पेक्टर को, देखो ये क्या लिखा है, मैं विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल से एंड सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन रखेगा क्या नहीं, ही मे थिंक फिट टू इम्पोज बाय ऑर्डर इन राइटिंग authorize any inspector named or any class inspector specified in order to the power of chief inspector under the act। वो किसको भी दे सकता है, वो चीफ इंस्पेक्टर के ऊपर डिफरेंट है। द चीफ इंस्पेक्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग और प्रोहिबिट द रेस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइज पावर ऑफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर कोई भी इंस्पेक्टर को क्या कर सकता है, उसका प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्शन उसका एक्सरसाइज बाय एनी इंस्पेक्टर, किसी को जो वो पावर ये करेगा, इश्यू करेगा तो प्रोहिबिट कर सकता है और रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। ओके, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन कंटेंट इन द सेक्शन द चीफ इंस्पेक्टर शैल डिक्लेयर द लोकल एरिया
or area within the group of class of mines with respect to which inspector shall the respective power। कौन सा इंस्पेक्टर को कौन सा पावर लेना है वो क्या करेगा, चीफ इंस्पेक्टर उसको बता सकता है, वह एलोकेट कर सकता है। सो प्लीज वेट, नेक्स्ट दिया है देखो, फंक्शन ऑफ डीजीएमएस। डीजीएमएस एक्चुअली क्या करता है कि माइंस के फंक्शन ऑफ डीजीएमएस इंस्पेक्शन ऑफ, पहले करेगा इंस्पेक्शन ऑफ माइंस, इंस्पेक्शन कर सकता है माइंस में, ओके उसके बाद करेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट, डेंजर अकरेंस, इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड कंप्लेंट अदर मैटर्स। फिर 3 नंबर पे क्या कर सकता है, ग्रांट ऑफ स्टैट्यूटरी परमिशन, ओके फिर उसके बाद ग्रांट ऑफ स्टैट्यूटरी परमिशन कर सकता है, कहाँ क्या, हाँ ग्रांट ऑफ स्टैट्यूटरी परमिशन, एग्जेम्पशन, रिलैक्सेशन, ओके उसके बाद अप्रूवल ऑफ माइन सेफ्टी इक्विपमेंट, मटेरियल अप्लायंस, इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मटेरियल एंड सेफ वर्कप्लेस थ्रू वर्कशॉप, ओके फिर ले सकता है क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी लेजिस्लेशन एंड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशंस एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर ग्रांट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ही कर सकता है। फिर 5 नंबर में सेफ्टी प्रमोशनल इनिशिएटिव इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ सेफ्टी, जैसे नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स, ओके सेफ्टी वीक एंड कैंपेन, ये सब करवाता है कौन, डीजीएमएस करवाता है। फिर प्रमोटिंग सेफ्टी कल्चर्स और सेफ्टी एजुकेशन एंड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट थ्रू वर्कमैन इंस्पेक्टर, सेफ्टी कमिटी, ट्राइपरेट रिव्यू, ये सब कौन करवाता है, डीजीएमएस का यही सब फंक्शन रहता है। आप वो देखे फंक्शन ऑफ एनी इंस्पेक्टर, ये लिखा है क्या, फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर्स, मैंने यह बोला था इधर जो लिखा है आपको मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड करके इधर पढ़ाऊंगा, जिससे आपको पूरा पता चलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ओके सो इधर रोल ऑफ फंक्शन ऑफ डीजीएमएस, डीजीएमएस का फंक्शन क्या रहेगा, ओके डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इनटू, कुछ अगर एक्सीडेंट्स हो गया तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन आएगा, आपको डीजीएमएस आएगा, तो इधर उनका रोल एंड फंक्शन लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे पावर ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का पावर क्या रहेगा, द चीफ इंस्पेक्टर एनी इंस्पेक्टर में मेक सच एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी ही थिंक्स टू फिट, उसको जो ठीक लगेगा वो करना है वो करेगा, ओके इन ऑर्डर टू अस्टेन वेदर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रेगुलेशन रूल्स बाय लॉ ऑफ ऑर्डर, आपका सब चीज फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा, आपको एग्जाम इंक्वायरी करेगा और इंस्पेक्शन करेगा। विथ सच असिस्टेंट ही मे एज ही थिंक्स फिट और इंस्पेक्ट एग्जामाइन एनी माइन और एनी पार्ट देयर ऑफ एनी टाइम डे और नाइट, वो डे और नाइट कभी भी आके आपको क्या कर सकता है, देख सकता है कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ओके सो नेक्स्ट रहता है क्या, प्रोवाइडेड दैट द पावर कन्फर्ड बाय दिस क्लॉज शैल नॉट बी एक्सरसाइज इन सच ए मैनर अनरिजर्वनी और इम्पेड ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ माइंड, ऐसे कोई नहीं है, ये पावर का एक तो लिमिटेशन लगा दिया है कि इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को कि आप ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ ए माइंड, आप कोई भी वर्किंग माइंड चल रहा है आप उसको अनरिजर्वली और रीजनेबली आप उनको बंद नहीं कर सकते, ओके आप इस क्लॉज का पावर मतलब ये लिमिटेशन दे गया है। फिर सी क्लॉज में क्या लिखा है, एग्जामाइन इनटू एंड मेक इंक्वायरी respecting and the state and condition of any mine or any part thereof, the ventilation of the mine, sufficiency of the bylaw for the time or force relating to the mine and all matters and things connected with the relating health safety welfare, जैसे पहले मैं बोला था माइंस एक्ट क्यों है, लेबर एंड वेलफेयर, ओके welfare of the person employed in the mine and take whether the mine elsewhere the statement of the any person considered necessary carrying out for the purpose of this act, एक्चुअली ये एक्ट का पर्पज वो काम हो रहा है कि नहीं वो इंक्वायरी करेगा, ओके जो जो लिखा है वो करेगा, लेकिन ऑल मैटर्स ऑल थिंग्स कनेक्टेड विद द रिलेटिंग विद द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, ओके फिर डी क्लॉज में लिखा है देखो, एक्सरसाइज सच पावर एज में प्रेस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशंस और मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ
ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में ये उसका बिहाफ में जो पावर है वो यूज कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड अंडर दिस ऑब्सेशन आंसर एनी क्वेश्चन और मेक एनी स्टेटमेंट टेंडिंग इनक्रिमिनेट हिमसेल्फ। ये जो इंस्पेक्शन करेंगे कोई भी पर्सन उनको क्या नहीं कर सकता है, क्वेश्चन और क्या है, मेक एनी स्टेटमेंट टेंडिंग एंड इनक्रिमिनेट हिमसेल्फ, कोई कर नहीं सकता है। आपके अब बोलते हो कि डीजीएमएस के पास क्या क्या इंस्पेक्टर रहते हैं। अभी इंस्पेक्टर डीजीएमएस के पास सिर्फ माइनिंग का मतलब माइनिंग का नहीं रहेंगे, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये तीनों का इंस्पेक्टर रहते हैं। ओके, ये डू यू न्यू में मैं लिखा हूँ। ओके, उसके बाद देखेंगे द चीफ इंस्पेक्टर एंड एनी इंस्पेक्टर में इफ ही हैज रीजन टू बिलीव एज ए रिजल्ट ऑफ any inspection, examination or inquiry under this section that an offense under the act, अगर कुछ एक्ट का ऑफेंस होने वाला कुछ चीज रहते हैं, has been और being committed, कुछ हो रहा है, सपोज आप किधर सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहे हो, किधर आपको कुछ जैसे एक्ट का जो रूल है, जो रेगुलेशन है, जो एक्ट है और जो किताब में जो लिखा है, जो कानून आपको बोलता है वो आप फॉलो नहीं करते, वो लेबर एंड सेफ्टी एंड हेल्थ वेलफेयर जो भी है वो सबके अगेंस्ट में जाता है। और वो सर्च एनी प्लेस, वो उसको मिला वही प्लेस, ये प्लेस में एक तो हाजरियस है, प्लेन में एक्चुअली काम करना गलत है, ये आज ऑलरेडी क्राइम कम्युनिटी और ऑलरेडी क्या है एक्ट का ऑफेंस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, टेक पोजेशन ऑफ दिस एनी मटेरियल और एनी प्लेन सेक्शन, रजिस्टर द रिकॉर्ड ऑपरेटिंग टू द माइन एंड द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, वो आपको ऐसे दे देगा 1970 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से। उसके पास क्या क्रिमिनल जुडिशियल पावर आ गया है, ये देखो जुडिशियल पावर, जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेल सो फार एज में एप्लीकेबल अप्लाई टू सर्च और सीजर मेड अंडर, अब कुछ जगह में गलत कर रहा है तो क्या करेगा, सर्च ढूंढेगा और सीज कर सकता है वो वाला चीज को। अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए वारंट इशूड अंडर सेक्शन 94 ऑफ दिस कोड। कौन सा कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो उसी का हिसाब से आपके ऊपर, मैनेजर के ऊपर, नहीं तो ओनर के ऊपर, नहीं तो एजेंट के ऊपर क्या कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकता है कौन, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ये पावर ऑफ इंस्पेक्टर है उसके पास, ये आएगा तो इसीलिए आएगा। तो कोई भी ओनर क्या करते हैं हमेशा, ओनर हो कि एजेंट हो नहीं तो मैनेजर हो, वो हमेशा मानना पड़ता है। इसीलिए तो माइंस मैनेजर आप लोग को बनेंगे कि आप लोग ये सब पढ़ के समझना चाहिए, बिना नहीं समझेगा तो डीजीएम आएगा तब कैसे करेंगे। ओके, सेक्शन 94 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीसीबी लिखा हूँ, सर्च ऑफ एनी प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉल्स डॉक्यूमेंट, कुछ अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट मिला, कुछ स्टोलन प्रॉपर्टी उसको मिला, तो ये क्या करेगा, सेक्शन 90 पर आपके ऊपर लिखा देगा। इसीलिए ध्यान से रखिए, आपको एक अच्छा से एथिक्स सीखना है, एथिक्स मैनर सीखना है, आपको डिसिप्लिन सीखना है, आपको हमेशा मतलब टू बी ऑनेस्ट रहना है उनका आगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस डीजीएमएस हैज 8 जोनल ऑफिस एंड 38 रीजनल ऑफिस। ओके, सो लेट्स ये थोड़ा देखेंगे किधर किधर है। देखो द डीजीएमएस organ is distributed 8 zonal office across the country, each zone under the charge of deputy DDGM, okay, DDGMS, deputy director general safety of mines, and there are 4 to 6 regional office under the each zonal office. Okay, each region is under the charge of DMS, director of mine safety or regional inspector. Okay, there are 38 such regional office each zone. Besides having inspecting officer of mines, discipline has officer electrical and mechanical engineer and occupational health discipline. Okay, so ये देखो दो आपको पहला होगा किधर, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी डीजीएमएस धानबाद। ओके, धानबाद का पहला रहेगा धानबाद, ये धानबाद है, घूम नहीं रहा है तो हाँ, उसके अंदर क्या रहेगा, डीडीजी हेडक्वार्टर धानबाद, डीडीजी मैकेनिकल, डीडीजी इलेक्ट्रिकल। ओके, और रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब रहता है।
ओके। उसके बाद डीडीजी, सीजेड, डीडीजेड, ईजेड, ये क्या है, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, एसीजेड है साउथ ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्थर्न जोन, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, डीजी साउथर्न जोन, साउथ सेंट्रल जोन। ओके, ये सब लिखा है। उसका क्या है, धनबाद रीजन 1 जाता है, धनबाद, ये सब अच्छे से देख लेंगे थोड़ा। डीजीएमएस ऑफिशियल वेबसाइट जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। ओके, ये सब देखो, सब 8 तो रीजन रहता है उसका, और 8 के रीजन और 38 जोन्स रहता है। ये जब भी कुछ पढ़े ना तो रीजनल ऑफिस ये याद रख लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन गिर सकता है इस बार। ओके, फिर सेक्शन 8, पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू एंटर और मेजर एड्रेस एटसेट्रा। कोई भी अगर स्पेशल ऑफिसर आया ना तो उसका क्या है, पावर क्या है, तो हमारा माइंड्स में तो उसको देखेंगे। एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इज ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर और एन इंस्पेक्टर में। इसका मतलब कोई भी गवर्नमेंट का अथॉरिटी आएगा ना तो वो स्पेशल ऑफिसर के जाएगा, लेकिन वो आपका माइंड्स आने में पहले उसके पास राइटिंग होना चाहिए, स्पेशल ऑर्डर होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ सर्वेइंग, लेवलिंग, मेजरिंग ऑफ एनी माइन और एनी आउटपुट, और वेदर आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू बी मैनेजर ऑफ द सच माइन। वो मैनेजर को 3 दिन पहले नोटिस देना है, 72 आवर पहले नोटिस देगा कि हमारा एक तो ये स्पेशल ऑफिसर जा रहे हैं। 3 दिन से पहले आपको नोटिस देगा कौन, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दे सकता है, और वो जो आपका क्या स्पेशल ऑफिसर भी दे सकता है जो आने वाला है। ओके, गवर्नमेंट का स्पेशल ऑफिसर आने वाला है, तो नोटिस का ये याद रखना 3 days यही गिरेगा, मतलब 3 days दो है ना, वो यही है, मतलब एक तो क्वेश्चन है, देख लेना थोड़ा। उसके बाद एंटर द माइन एंड में सर्वे एंड लेवल मेजर, क्या कर सकता है, सर्वे कर सकता है, लेवलिंग देख सकता है और मेजरमेंट कर सकता है। द माइन ऑफ एनी पार्ट, किधर भी माइंस का किधर भी। Therefore, after giving not less than 3 days, the notice of manager of such mine enter the mine and may survey and level measure the mine, any part thereof, any output thereof, or any time at a day or night। उसको क्या नोटिस को, जो मैनेजर को नोटिस मिल जाएगा, वो आके देखेगा और किधर भी घूम सकता है किधर। तो आपको मैनेजर्स एक तो मतलब आपका माइंड का जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो आपको थोड़ा उसको मदद करना है। तो प्रोवाइड दैट वेयर द ओपिनियन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और an emergency exit, he may by order in writing authorize any such person to enter the mine for any of the aforesaid purpose without giving such notice। अगर चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर इन इमरजेंसी एग्जिट रहेगा, कुछ इमरजेंसी में आएगा, तो वो क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है विथ इमरजेंसी बेसिस पे। ओके, वो लेकिन राइटिंग का परमिशन चाहिए। ये नीचे देखो मैं लिखा हूँ तो डू यू नो में डीजीएमएस जो आता है, इंस्पेक्टर आता है, चीफ इंस्पेक्टर आता है, कोई स्पेशल ऑफिसर आया कि डीएम आया, आपको क्या कर सकते हैं, कोई भी इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर मेनली आके क्या करते हैं, वायलेंस नोटिस देता है, वायलेशन नोटिस। इसका वायलेशन नोटिस मतलब आप किधर एक्ट, रूल, रेगुलेशन, आप किधर मतलब कानून और लेजिस्लेशन को आप क्या करते हैं, ऑफेंस करते हैं, तो उसी के रिकॉर्डिंग क्या करता है ना, वो वायलेशन लेटर, वायलेशन एक तो 108 में आपको पढ़ाऊंगा रेगुलेशन, उसका हिसाब से आपको वायलेशन नोटिस देके जाता है। कौन देके जाता है, इंस्पेक्टर। तो उसी के हिसाब से आप कंप्लेंट्स ले गए, उसके हिसाब से आप उसको भेजेंगे, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, फिर से उसको वो वायलेशन को आप ठीक करेंगे। सपोज किस जगह में आपका बेंच का हाइट ज्यादा हो गया है, तो उसी के क्या है ना, आप वायलेशन नोटिस के हिसाब से फिर जो देखे गया है तो आप उसको कम करेंगे, वो उसका कुछ प्रूफ देंगे, और उसके बाद फिर से उस डीजीएमएस को भेजेंगे तो आपका वो वायलेशन ठीक हो जाए। तो ये होता है पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू एंटर द माइन। उसके बाद देखेंगे फिर से फैसिलिटी टू इंस्पेक्टर और एनी स्पेशल ऑफिसर। अगर फैसिलिटी को आएंगे तो किस तरीके से फैसिलिटी देना है। एवरी ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन shall afford the chief inspector or every inspector or every person authorized under section 8, इधर लिख दिया सेक्शन 8 में ऑथराइज। तो मैं बोला ना स्पेशल ऑफिसर है, डीएम आएगा, इंस्पेक्टर आएगा, चीफ इंस्पेक्टर जो भी आएगा, ऑल रीजनेबल फैसिलिटी देना है फॉर मेकिंग एनी एंट्री, और एंट्री करेंगे के लिए, और इंस्पेक्शन करने के लिए, सर्वे करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। लिखा हूँ मैं, एग्जामिनेशन करने के लिए लिखो, फोटो देख लो, और टेस्टिंग करने के लिए,
और फिर कलेक्शन ऑफ सैंपल करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा देने के लिए और अदर फैसिलिटी आपको क्या देखना है, और खाना पीना ये भी देना है। ओके, तो ये सब फैसिलिटीज आपको देना है। लेकिन ये एक्ट में ये जो लिखा है इंस्पेक्शन, सर्वे, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी, ये सब करने के लिए आपको जितना भी फैसिलिटीज सब माइन के ओनर, एजेंट और मैनेजर से प्रोवाइड होना है। ओके, समझ लिया। फिर आएगा सेकंड 9A। 9 दिया है और 9A दिया है, ये याद रख लेना। उसमें आपको 9 भी मिला होगा, 9A भी मिला है। मैं उधर नहीं लिखा हूँ, लेकिन इधर आप लिख लेंगे। फैसिलिटी टू बी प्रोवाइड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे है, ये क्या करेगा कि इंस्पेक्टर करेगा क्या? ये आपको इंस्पेक्टर भी करेगा, चीफ इंस्पेक्टर भी करेगा, लेकिन क्या है ना, उनका मैं एक लिखा था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑफिसर भी एक रहता है। ओके, डीजीएमएस में आप शायद देखे नहीं होंगे, उधर लिखा हूँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग के बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑफिसर है। The chief inspector or any inspector or other officer authorized by him or writing in this behalf may any time during the normal working hours। उसको क्या है वो ना, वो नाइट, डे और नाइट रखा, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, और स्पेशल ऑफिसर भी डे एंड नाइट रखा है। लेकिन इधर क्या रखा है, ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर ऑफ द माइन और एट एनी टाइम डे नाइट एज में नेसेसरी अंडरटेक सेफ्टी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। देखो लिख दिया लास्ट में। और in a mine, after giving notice writing to the manager of the mines, the owner and the agent manager shall afford all necessary facilities। इसको भी all necessary facility देना है। ओके, including facility for the examination and testing of plant and machinery, for the collection of samples and data pertaining survey, for the transport and examination of any person employed in the mine chosen for the survey। जो भी सर्वे करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, जो भी डीजीएमएस का साहब आएंगे, उनका क्या करना है, ऑल रीजनेबल फैसिलिटी भी देना है। टू सच मतलब असिस्ट करने के लिए भी देंगे। इधर नहीं लिखा है, मतलब नोटिस ऑफ राइटिंग तो मैनेजर, वो मैनेजर को बता के आएगा। तो इधर में क्या करना है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे मीन्स कोई एक तो एक बंदा को आप पकड़ेंगे। देखो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हूँ। ओके, एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन हु इज चूजन एग्जामिनेशन फॉर एनी सेफ्टी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। कोई भी अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे एग्जामिनेशन करने के लिए कोई भी पर्सन को हम क्या करेंगे, चूज किए हैं, कोई हम चूज नहीं करेंगे, वो साहब चूज करेंगे, नहीं तो हम भी चूज करेंगे, उसमें चलेंगे। ओके, अंडर द सबसेक्शन ही शैल प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर सच एग्जामिनेशन। वो एग्जामिनेशन करने के लिए वो प्रेजेंट रहेगा। At such places as may necessary and shall furnish all information regarding his work and health connection with the said survey। health status क्या है वो लिखना है। उसके बाद क्या है, उसका इंस्पेक्शन क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, उसका क्या है, इतनी एनी सेफ्टी ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे भी उसका करेगा। कौन है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑफिसर। 3 नंबर में आएगा द टाइम स्पेंड बाय एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन हु इज चूजन फॉर द एग्जामिनेशन इन द सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे शैल बी काउंटेड टुवर्ड्स हिज वर्किंग टाइम। उसका वर्किंग टाइम ही काउंट करेगा। सो हाउएवर that overtime, if it is going to in overtime, then the paid by ordinary rate of wages उसको पे करेंगे। सो इसमें एक देखो डू यू नो में IME PME, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, वो हम पढ़ेंगे रूल में। ओके, फिर ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस क्या होता है, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस लिख दिया ना। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस क्या होता है, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, इसका मतलब यही चीज देखो, ये क्वेश्चन में ये गिरेगा आंसर, इसका यही क्वेश्चन गिरेगा। आप देख लो, आज के नहीं तो काल किधर भी गिर सकता है ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो देखो, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस मीन बेसिक वेज, जितना भी आपको बेसिक मिलता है, बेसिक का एक तो रहता है बेसिक अमाउंट कितना है, प्लस डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, प्लस अंडरग्राउंड अलाउंस, यूजी अलाउंस बोलते हैं, फॉर कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ सच कॉम्पेंसेशन। ओके, इनसे प्रोडक्शन इंसेंटिव भी अलाउड रहेगा। इधर देखो मैं ठीक मारा हूँ, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस यूजी अलाउंस प्लस फूड ग्रेन के लिए कोई अगर फ्री इश्यू ऑफ फूड ग्रेन एंड एडिबल है द पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, वो ऐड होगा, और प्रोडक्शन इंसेंटिव ऐड होगा। ये 5 जाएगा, आपको क्या रहेगा, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। ये आप किसी दिन काम करेगा तो ये 5 मिलना ही मिलना है। बाकी जो है फ्री हाउसिंग, फ्री सप्लाई ऑफ कोल, मेडिकल, एजुकेशन फैसिलिटी,
सिकनेस अलाउंस एंड सप्लाई ऑफ केरोसिन एंड बास्केट टूल्स यूनिफॉर्म्स बोनस, ये सब क्या है एक्स्ट्रा एडेड है, ये कंपनी टू कंपनी वेरिएबल, बट ये 5 जो है ना वो माइंड सेट में लिखा है। आपको बेसिक पे देना है, उसके बाद डियरनेस अलाउंस देना है, उसके बाद ये देना है वो देना है, सब लिखा है। इसमें मैं थोड़ा आपको दिखाई नहीं देता होगा। फॉर वर्क एबव एबव ग्राउंड हाईली स्किल जो रहता है उसका बेसिक पे रहता है 610 रुपीज। ये 2024 में एक तो डाटा मैं लिया था गूगल से। तो बेसिक डे रहता है 610, उसके बाद वीडियो रहता है क्या पर डे रहता है 296 रुपीज, उसके बाद टोटल पे होता है 906 रुपीज। ये मिले। अगर अंडरग्राउंड में कोई काम करेगा उसका पैसा ज़्यादा रहेगा थोड़ा। और उसके बाद उसको क्या अंडरग्राउंड में काम करेगा तो अंडरग्राउंड वो ऑप्शनल है, अंडरग्राउंड अलाउंस जो है वो ऑप्शनल है। वो आप अंडरग्राउंड में काम करेगा तो अंडरग्राउंड वाला मिलेगा, नहीं तो ओपन कास्ट में काम करेगा तो वो नहीं मिलता है। और फूड ग्रेन के लिए जो आपको एडिबल ऑयल के लिए ये भी क्या है, हर कंपनी में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये भी एक्ट में जो लिखा है। फिर प्रोडक्शन इंसेंटिव जो है वो माइंस में मिलता है। प्रोडक्शन इंसेंटिव आपको अगर एक स्पेसिफिकली एक बेस्ट टारगेट देंगे सबको, जो आपको इतना अचीव करना है इस महीने में, अगर वो अचीव कर लिया आपको प्रोडक्शन इंसेंटिव मिलता है। वो उसका बारे में लेकिन एक्ट में लिखा है। आपको बेसिक पे डियरनेस अलाउंस, उसके बाद आपको अंडरग्राउंड अलाउंस, उसके बाद फ्री एडिबल्स जो है आपको मिलता है, ऑयल एंड पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंड फूड ग्रेन्स, उसके बाद क्या है प्रोडक्शन इंसेंटिव, यही 5 चीज। तो और एक चीज याद रखना, ये सब हमारा डीजीएमएस जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के नीचे आता है, गवर्नमेंट इंडिया का। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा एनी पर्सन हो ऑन एग्जामिनेशन अंडर सबसेक्शन 2 इज फाउंड मेडिकली अनफिट। अगर वो मेडिकली अनफिट मिल गया तो डिस्चार्ज द ड्यूटी which he was discharging in mine immediately before such presentation shall be entitled to undergo the medical treatment at the cost of honor। अगर को वो आ गया मेडिकल अनफिट आ गया, अगर वो हेल्थ सर्वे वाला इंस्पेक्टर ने उसको जो टेस्टिंग किया वो उसका रिपोर्ट में मेडिकली अनफिट आ गया, तो क्या करेंगे उसको, वो मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर ही विल गो अंडरगो द मेडिकल ट्रीटमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ओनर एजेंट और मैनेजर विथ फुल वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच ट्रीटमेंट। उसी ट्रीटमेंट में वो काम करेगा नहीं करेगा लेकिन उसका फुल वेजेस मिलेगा, लेकिन वो जो कॉस्ट देगा वो कॉस्ट देगा ओनर एजेंट और मैनेजर देगा। ओके, वो ये में लिखा है। उसके बाद इफ आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट द पर्सन डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी वो अनफिट निकला to discharge the duty, he was discharging the mine immediately before absenting himself from the said examination, and such fitness is directly describable to employment of the mine before such presentation। The owner, agent or manager shall provide such person with an alternative employment। अगर alternative employed उसके पास हमारा ओनर के पास रहेगा तो क्या करेगा वो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। आपको किसी सपोज कोई बंदा मिला उसका पैर में बहुत दिक्कत है, वो मेडिकली अनफिट मिल गया, मेडिकली अनफिट मिल गया तो उसको क्या करेंगे, वो डिस्चार्ज डायरेक्ट मिल गया, डिस्चार्ज ड्यूटी से डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद क्या है ना उसको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट हम ढूंढेंगे। ओके, उसके बाद प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज इमीडिएटली अवेलेबल। अगर इमीडिएटली अवेलेबल कुछ नहीं है तो सच पर्सन शैल बी पेड बाय द ओनर एंड मैनेजमेंट टू द डिजेबिलिटी अलाउंस। ये याद रखना, डिजेबिलिटी अलाउंस ओके डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रेट्स ऑफ स्पेक्ट इन दिस बिहाव। अगर जो भी रेट है उसी हिसाब से देंगे। ओके, प्रोवाइड फर्दर दैट सच पर्सन डिसाइडेड टू लीव हिज एम्प्लॉयमेंट इन द माइन। अगर वो पर्सन चाहे तो वो लीव कर सकता है। ही शैल बी पेड बाय द ओनर मैनेजमेंट ए लम्प सम अमाउंट बाय वे ऑफ डिजेबिलिटी कंपेंसेशन डिटरमाइंड इन द अकॉर्डेंस विद द रेट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इन दिस बिहाव। ओके, डिजेबिलिटी अलाउंस डिपेंड करता है अलाउंस रेट, उसका देखो नेचर ऑफ द डिजेबिलिटी एंड मंथली सैलरी देख के उसको फाइनल एक तो लम्प सम अमाउंट क्या देगा कंपनी और ओनर और एजेंट मैनेजर डिस्कशन करके देख सकते हैं। द रेट्स ऑफ प्रोविजन सबसेक्शन 5, ये जो 5 पे सबसेक्शन शैल बी हैविंग द रिगार्ड्स मंथली वेजेस ऑफ द एम्प्लॉई, द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी कंपेंसेशन तो मिलेगा जहाँ डिसेबिलिटी कंपेंसेशन। उसके बाद जॉब फॉर पीपुल विद डिसेबिलिटी, जो अगर अल्टरनेट जॉब दे सकते हैं, इधर है अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अगर दे सकता है वो समझ लिया। उसके बाद सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब ये जो इंस्पेक्टर आए, चीफ इंस्पेक्टर आए, स्पेशल ऑफिसर आए और कोई आए तो उसका क्या करना, ऑल द कॉपीज आर एक्सट्रैक्ट द रजिस्टर्ड और द
record appearing to the mine all other the information acquired by the chief inspector or any inspector by one assisting him, कोई अगर असिस्ट करने के लिए आया है, in the course of inspection the survey of any mine under this act acquired by the person authorized under section number 8 और 9A जो आए तो वो shall be regarded as confidential, कोई भी आपको आएगा सिक्रेसी आया तो आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। शैल नॉट बी डिस्क्लोज टू द एनी पर्सन और एनी अथॉरिटीज और अनलेस द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कंसिडर द डिस्क्लोजर एज नेसेसरी टू एंश्योर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन। ओके, तो नो डिस्क्लोजर नहीं करना है अनटिल अनलेस का चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर उनको हेल्थ सेफ्टी ये को अल्फा ने। तो इधर आजकल तो बिजनेस एग्रीमेंट चलता है, तो इसमें क्या लिखा है टुडे एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। अगर कुछ बिजनेस में आता है वो चीज ये माइंस में हम क्या करेंगे, इसको सीक्रेसी इन्फॉर्मेशन ऑप्शन बोल देते हैं। अगर बिजनेस में आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ओके, फिर देखो इसका मतलब सीक्रेसी हम नहीं कर सकते, नहीं कर उसमें सेक्शन सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है देखो, नथिंग तो सबसेक्शन 1 कौन सबसेक्शन 1 से वो नहीं कर सकता है। शैल अप्लाई टू डिस्क्लोजर ऑफ फॉर एनी पर्सन, सपोज कोर्ट में गए तो जुडिशियल तो उसको तो बताना पड़ेगा, तो कोर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में आपको बोल सकते हो एनी कमिटी ऑफ इंक्वायरी, कोई भी अगर कमिटी ऑफ इंक्वायरी बैठा गया एज पर द माइंस एक्ट तो उसमें आप बोल सकते हैं। और उसमें कोई भी अगर ओनर एजेंट और मैनेजर कंसर्न माइन, उसी माइन में कौन ओनर एजेंट और माइन उसको बोल सकते हो ओनर और एजेंट को कि ये हुआ है, ये चीज हुआ है। कंट्रोलर ऑफ आईवीएम जो है कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, उसको भी तुम बोल सकते हो। उसके बाद एनी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन और एनी रिकॉग्नाइज्ड कोई भी ट्रेड यूनियन है उसको भी हम बोल सकते हैं विथ द परमिशन। ओके, ए कमीशन ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 और वर्कमैन के इशू में हुआ था, तो कोई भी द कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट उसमें एज पर द एक्ट में जो कमीशन रहता है उसको हम बोल सकते हैं। और एनी अथॉरिटी स्पेसिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, हम उसको भी एनी अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को बोल सकते हैं विथ परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सीक्रेसी कर दिए तो क्या मिलेगा, इफ सीआईएम और इंस्पेक्टर और एनी अदर पर्सन रिफर टू सबसेक्शन 1 डिस्क्लोज विदाउट कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म में एक्सटेंड 1 ईयर विथ ए फाइन विथ बोथ। अगर क्या करेगा वो इन्फ्रिंजमेंट उसको अगर डिस्क्लोज कर दिया तो चाहे सीआईएम हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे एनी स्पेशल ऑफिसर हो, चाहे अगर वो कुछ जैसे कि डिस्क्लोज कर रहा है किसी को इन्फॉर्मेशन विद नॉट कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट देन ही शैल बी पनिशेबल। ओके, सो नो कोर्ट शैल प्रोसीड द ट्रायल और एनी ऑफेंस अंडर द सेक्शन, अगर कोई भी इसमें हो तो नो कंसेंट ऑफ द नो ट्रायल, ये ट्रायल कर ही नहीं सकता है। ओके, इसमें डायरेक्टली पनिशेबल है। ओके, और लास्ट में क्या है, लास्ट बार देखेंगे सर्टिफाइंग सर्जन्स। सर्टिफाइंग सर्जन क्या कौन होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू बी द सर्टिफाइंग सर्जन फॉर दिस पर्पज और एक्ट विथ सच लोकल लिमिट फॉर सच ए माइन और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ माइंस, कुछ भी माइंस देख के वो सर्टिफाइंग सर्जन ग्रांट करता है। इट मे बी असाइन टू देम रेस्पेक्टिवली subject to such condition of the central government may think fit to impose a certifying surgeon may with the approval of central government authorize any qualified medical practitioner to exercise all and his power under the act। क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल मतलब द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज एनी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू एक्सरसाइज हिज पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके हिसाब से आपको पावर देना है, पावर आप ले सकते हैं। फॉर सच ए पीरियड सर्टिफाइंग सर्जन में स्पेसिफाई इन रेफरेंस द सर्टिफाइंग सर्जन शैल बी डीम्ड इंक्लूड रेफरेंस टू एनी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर वेयर सो ऑथराइज। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड ऑथराइज टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन, कोई भी पर्सन होगा ना वो सर्टिफाइंग सर्जन का पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है अनलेस ही अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड। कंटिन्यू टू एक्सरसाइज सच पावर्स हु विल बिकम द ओनर एंड एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन becomes directly or indirectly interested therein. So in any process the business carried on therein or in any patent or machinery connected therein, वही जगह में नो पर्सन शैल बी
अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड एक्सरसाइज द पावर ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन। अगर सर्टिफाइंग सर्जन से कोई ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद सर्टिफाइंग सर्जन कंटिन्यू, द सर्टिफाइंग सर्जन शैल कैरी आउट सच ड्यूटीज। क्या क्या ड्यूटी सर्टिफाइंग सर्जन कर सकते हैं? देखो, द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन माइन, अगर उसको मिल गया कि एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सन एंगेज्ड इन ए माइन और सच डेंजरियस ऑक्यूपेशन, किधर भी डेंजरियस ऑक्यूपेशन लाइक दैट, ये डेंजरियस ऑक्यूपेशन है। देखो फायर चल रहा है, इधर वर्क एट हाइट है, इधर विदाउट पीपी में काम कर रहा है, इधर फॉल प्रोटेक्शन है, ये सब चीज। द एक्सरसाइज ऑफ मेडिकल सुपरविजन एज में प्रेस्क्राइब्ड द माइन और क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन माइन, प्रेस्क्राइब्ड चेकअप करना है। और केसेस ऑफ इलनेस, अगर केसेस ऑफ इलनेस व्हिच रीजनेबली बिलीव द ड्यू टू द नेचर ऑफ प्रोसेस कैरिड ऑन और अदर कंडीशन वर्क प्रिवेलिंग ऑफ द माइन। तो क्या कहता है वो, इंस्पेक्शन भी कर सकता है और क्या कर सकता है, आपको चेकअप भी कर सकता है, और क्या कर सकता है ये, जैसे डॉक्टर डॉक्टर का एज यूजुअल जो भी काम वो कर सकता है। ओके, मेडिकल सुपरविजन भी कर सकता है। ये देखो लास्ट में लिखा है, लेकिन ऑल यूजुअल नहीं बोल सकता है। ये देखो 3 इडियट में एक छोटा वाला फोटो डाल दिया हूँ, ऐसे नहीं कर सकता। ऐसे पार्ट टाइम डॉक्टर नहीं किया, वो सर्टिफाइंग सर्जन है, ये नहीं है। ओके, सो लेट्स कंक्लूड द वीडियो। आपको नेक्स्ट वाला आ जाएगा कि प्लीज फ्री फाइंड क्विज ऑफ सेशन 1 का रिवीजन के लिए मैं तो 10 या 15 था क्विज डाल रहा हूँ, उसका लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो उसको आप थोड़ा लिंक को फॉलो करोगे तो कुछ क्विज आ जाएगा, उसको क्विज को प्रैक्टिस के लिए ये करेंगे। बाद में आप किसी भी, मैं सजेस्ट करूंगा टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, और टेस्ट सीरीज लेके एक एक टेस्ट दीजिए, एक्ट का टेस्ट दीजिए, एक्ट के बाद थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रूल भी टेस्ट दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगा। आपको मेनली समझना है, और ये समझ जाएंगे तो आप आराम से कल नहीं, आज नहीं तो कल कंप्लीट कर देगा फर्स्ट क्लास। उसके बाद ये रूल रेगुलेशन आज भी बहुत सारा मैनेजर को याद नहीं रहेगा। ओके, ये याद रहना और सीखना यही बड़े चीज है हमसे। ओके, सो टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लर्नर्स जितना भी है। सो पहला मेरे थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और एंड शेयर आपके लिए थोड़ा टास्क है छोड़ा, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाल देंगे, मैं उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सो अगले वीडियो में मिलते हैं खूब जल्दी। ओके, थैंक यू।